नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, UPSSC पीटी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट की हमारी श्रृंखला चल रही थी और ये मॉक टेस्ट पेपर नंबर 4 है, जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। बाइलिंगुअल फॉर्मेट है और ये 100 MCQs है, बिल्कुल एग्जाम के फॉर्मेट में। तो यहाँ देखते हैं, बुद्धिज्म से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पूछा गया है कि कौन से स्रोत में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों का संग्रह प्राप्त होता है। मतलब कौन वाला पिटक है, असल में इसमें पिटकों के बारे में ही दे रखा है। कौन वाला पिटक है जिसमें कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश संग्रहित है। पिटक का मतलब पिटारा होता है और पिटकों की भाषा पाली थी। अब इसमें से आप बताइए कौन सा होगा। तो त्रिपिटक तो होगा नहीं, यानी तीनों में तो दिया नहीं। बचे 3, B, C और D, और इसमें से करेक्ट आंसर होगा सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में ये सारी जो जानकारियां हैं ये संग्रहित है। अभिधम्म पिटक ये दार्शनिक है, इसकी प्रवृत्ति दार्शनिक है और ये हमारे उपनिषदों से प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 को देखिए। अशोक का जो शासनकाल का 20वां वर्ष था, उसमें वो लुम्बिनी गांव का दौरा करते हैं और इसकी सूचना हमें किस शिलालेख से मिलती है। कौन से नंबर वाला या कौन सा शिलालेख था जिससे कि ये जानकारी मिलती है। तो यहाँ कुछ विकल्प दिए हैं, जैसे कि 13वां है, 8वां है, 5वां है। इसमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन था या इनमें से कोई नहीं था, ये भी विकल्प। तो इसका सही उत्तर इसमें डी ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें से तो कोई नहीं है। वो रुम्मिनदेही शिलालेख था। ठीक, रुम्मिनदेही शिलालेख जो है उसमें ये पता चलता है कि अशोक अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में लुम्बिनी गांव का दौरा करते हैं। और ये जो 13वां शिलालेख है, ये हमें किस चीज़ की जानकारी देता है। 13वें शिलालेख से हमें ये पता चलता है कि 8वें वर्ष के जो राज्याभिषेक का 8वां वर्ष था, उस समय अशोक के द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त की जाती है। 8वें वर्ष के बाद उन्हें कलिंग पर विजय प्राप्त होती है। और जो 8वां शिलालेख है उससे भी एक धम्म यात्रा की जानकारी मिलती है, लेकिन ये धम्म यात्रा जो संबोधि वृक्ष यानी बोध गया वाला स्थान है उसके लिए रहती है। और जो 5वां शिलालेख है उससे धम्म महामात्र की नियुक्ति का पता चलता है। तो इसका डी वाला सही। इसके बाद तीसरे प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया कि कुमारगुप्त प्रथम नाम के जो राजा थे, उनका इसमें से कौन सा अभिलेख उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आप देखें, इसमें करमदंडा इंस्क्रिप्शन दिया है, उदयगिरी इंस्क्रिप्शन है, तुमैन है और सांची है। तो इसमें से अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 3 तो मध्य प्रदेश के हैं, बचता है 1 और वही उत्तर प्रदेश का है। फैजाबाद का ये है करमदंडा, और नीचे वाले 3 जैसे उदयगिरी गुहा लेख है, ये भी MP का है। तुमैन वाला जो है ये भी MP का है, सांची वाला है ही। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 को देखिए। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको इसमें से बाहर करना है, यानी स्टेटमेंट बाहर करना है। तो पहले कथन देख लेते हैं। सारनाथ इंस्क्रिप्शन जो है उससे ये पता चलता है कि काशी क्षेत्र पर महिपाल का कब्जा हो गया था। राजा महिपाल ने एक समय उस पर अधिकार कर लिया था। सातवाहन काल में प्राकृत भाषा को राजभाषा मान लिया गया था, उसको आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। और मौर्यों के बाद सातवाहन राजवंश ही वो सबसे प्रतापी राजवंश था जो कि दक्षिण भारत में अपना प्रभुत्व कायम करता है। तो अब आप बताइए कि इसमें से गलत क्या है। इसका डी वाला चुन लीजिए, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। नॉन ऑफ दीज को चुनने का मतलब क्या है कि ऊपर वाले सभी स्टेटमेंट एकदम सही दिए और यही बात है। आंध्र सातवाहन जो राजवंश के तौर पे जाना जाने वाला ये वंश है, मतलब आंध्र क्षेत्र ही इनका मूल क्षेत्र था, इसलिए इसे आंध्र सातवाहन कहा जाता है। ये भृत्य राजवंश था, मतलब ये दास हुआ करते थे। शुरुआती जीवन में जो सातवाहन थे वो असल में क्या थे, बड़े बड़े राजाओं के नौकर हुआ करते थे और बाद में अवसर का लाभ उठाते हैं। इनकी महत्वाकांक्षाएं प्रबल होती हैं और राजनीतिक स्थिति का कमज़ोर होने का ये लाभ उठाते हैं और खुद राजा बन जाते हैं और अपना प्रभुत्व कायम कर लेते हैं। तो चूंकि ये सामान्य आदमी थे, मतलब दास का मतलब क्या, सामान्य आदमी थे, सामान्य जो सादी जीवन शैली है उसको जी रहे थे। तो ये प्राकृत भाषा को ही अपनी बोलचाल की भाषा के तौर पर इस्तेमाल करते थे और इसीलिए उसको आधिकारिक भाषा बना दिया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने खराज कर लेना शुरू किया था और इसके अंतर्गत उपज का कितने प्रतिशत राजस्व के तौर पे लिया जाता था। अब ये अलाउद्दीन खिलजी के करों को आप देखें, अच्छे खासे इसने कर जनता पे लगाए थे, जैसे घरी कर, चरी कर, इस तरह के, और बाजार मूल्य निर्धारण प्रणाली इसकी अलग थी। तो इसमें से कौन सा होगा, 50% होगा, आधा लिया जाता था टोटल। इसका सी वाला ऑप्शन। इसके बाद 6वें को देखें। फर्ग्यूसन कॉलेज जो है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी। अब यहाँ कुछ जगहों के नाम दिए, जैसे बॉम्बे है, अहमदाबाद है, वेस्ट बंगाल है और पुणे है। तो अगर आपको ये पता होगा कि फर्ग्यूसन कॉलेज किसके सौजन्य से स्थापित होता है तो भी आप गेस कर लेंगे। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें पुणे होगा। असल में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के ही संयोग से या सहयोग से ये स्थापित किया जाता है फर्ग्यूसन कॉलेज, और इसकी स्थापना होती है 1885 में पुणे में। और इसके संस्थापकों में आप महादेव गोविंद रानाडे को देखते हैं। इसके अलावा छिबदोनकर जी थे, अगरकर जी थे।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 को देखिए, उसमें आपको क्रोनोलॉजी अरेंज करनी है। तो जाति निर्धारणी सभा है, माहिष्य समिति है, नायर सेवा समिति है और नादर महाजन संगम है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक जगह नायर दिया है, दूसरी जगह नादर दिया है, दोनों अलग है। अब इसको आपको अरेंज करना है, पहले कौन सा स्थापित हुआ, बाद में कौन सा आता है। तो क्रम अगर आप व्यवस्थित करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होना चाहिए, क्योंकि जाति निर्धारणी सभा ये 1897 की है और माहिष्य समिति का समय जो है वो 1901 के आसपास का है। नायर सेवा समिति का जो समय है, स्थापित होने का जो समय है वो 1914 का है। नादर महाजन संगम का 1910 का है। तो ऐसे आप अरेंज करेंगे, इसका सी वाला सही है। इसके बाद 8वें को देखते हैं, 3 क्रांतिकारी यानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। शिवराम राजगुरु इनका पूरा नाम था और सुखदेव थापर ये सुखदेव का पूरा नाम था। तो इन 3 जने को, ये वीर क्रांतिकारी थे और इन्हें 23 मार्च कौन सा सन था जिस समय कि लाहौर जेल में चोरी छिपे फांसी पर लटका दिया गया और इनका अंतिम संस्कार भी इतना चोरी छिपे किया गया कि किसी को पता न लगे, नहीं तो भीड़ का आक्रोश अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं हो पाता। तो बताइए वो समय कौन सा था। ये समय था 1931 का और गांधी जी लॉर्ड इरविन से उस समय बातचीत कर रहे थे, लंबी बातचीत चल रही थी। गांधी इरविन समझौता उसके बाद ही होता है। तो उसमें गांधी जी ये कह सकते थे इरविन से कि इनकी सज़ा को माफ़ किया जाए। गांधी जी प्रयास करते हैं लेकिन बहुत मन से किया हुआ प्रयास नहीं था, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। नहीं तो इन क्रांतिकारियों की फांसी को टाला जा सकता है। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस तैयार हो जाती है। फिलहाल आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम था जिसके तहत लॉर्ड डलहौजी का जो विवादास्पद व्यपगत का सिद्धांत था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसके तहत वो रजवाड़ों को अपने अंग्रेजी राज्य में मिला रहा था, तो उसको समाप्त कर दिया गया। 1857 का विद्रोह ऐसे ही नहीं भड़का था, उसमें डलहौजी का अच्छा खासा योगदान था, क्योंकि वो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। आप पूरे ब्रिटिश इतिहास को देखेंगे, मतलब भारतीय जो ब्रिटिश इतिहास है उसको देखेंगे, तो उसमें वेलेजली और डलहौजी 2 ऐसे व्यक्ति दिखाई देंगे जो कि अंग्रेजी साम्राज्य को फैलाने में लगे हुए थे। डलहौजी उसमें अंतिम था, उसके बाद ऐसी कोशिश नहीं की जाती। तो डलहौजी की ये जो नीतियाँ थी इसकी वजह से लोग अच्छे खासे नाराज थे और अंत में फिर भड़क जाते हैं 1857 में। तो आप बताइए कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को कब समाप्त किया जाता है? तत्काल समाप्त किया जाता है, मतलब जैसे ही 1857 की क्रांति बीतती है ठीक वैसे ही उसका दमन होता है। उसके जस्ट बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और उसमें क्राउन का रूल लागू हो जाता है, यानी महारानी जो इंग्लैंड की थी वो यहाँ भी महारानी बन गई और वहीं से सत्ता चलने लगती है, कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को भी खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 को देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का प्रधान सेनापति कौन था? यहाँ वायसराय की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सेनापति के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा होगा? लॉर्ड कर्जन होगा, लिनलिथगो होगा, माउंटबेटन होगा या फिर डी वाले को चुनेंगे? इसमें से कोई नहीं, तो डी वाले को ही चुनेंगे क्योंकि ये लिनलिथगो नहीं है। असल में लॉर्ड बेवेल जो थे ये प्रधान सेनापति थे। 1942 का समय था और 1943 से लेकर 1947 तक ये भारत के वायसराय भी थे। और आंदोलन का जो समय है ये भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा दौर, इसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 को देखें। गोदावरी नदी पर बबली परियोजना, ये बबली प्रोजेक्ट है, ये स्थित है और निम्नलिखित में से किन राज्यों की एक अंतर्राज्यीय अति विवादित बांध परियोजना के तौर पे देखा जाता है? जब कई सारे राज्य किसी नदी के पानी का या किसी जल विद्युत परियोजना के पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें आपस में विवाद होता है पानी के बंटवारे को लेकर। तो उस विवाद को सुलझाने के लिए फिर ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर बताइए कि इसमें कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं? महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, उड़ीसा है और राजस्थान है। गोदावरी के जल के बंटवारे पर ये चल रहा है। तो प्रश्न संख्या 11, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। मतलब ए का तात्पर्य ये है कि महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र और तेलंगाना की एक अंतर्राज्यीय अति विवादित ये बांध परियोजना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। कौन सा दर्रा भारत और चीन की सीमा पर है? तो दर्रों के बारे में अनिवार्य रूप से पढ़कर जाइएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। फिलहाल इसमें से बताइए, तुजू दर्रा है, थांगला है या फिर दिहांग है या फिर नाथुला है? देखिए ला का मतलब खुद ही दर्रा होता है, तो अगर आपने नाथुला लिख दिया है तो उसके बाद दर्रा लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बताइए इसमें से कौन सा होगा? देखिए इसका डी हो जाएगा। नाथुला जो है ये सिक्किम में स्थित है और भारत और चीन के बॉर्डर पे। बाकी जो है वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तुजू जो है ये मणिपुर में है, थांगला आपका लद्दाख में है और दिहांग अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 को देखें। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला 30 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री के द्वारा रखी गई थी। तो उस समय गृह मंत्री कौन थे ये आपको बताना है। कैलाशनाथ काटजू थे या फिर गोविंद वल्लभ पंत थे, लाल बहादुर शास्त्री थे या गुलजारी लाल नंदा थे? आप बताइए, ये समय है 1958 का और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। जीबी पंत थे यानी गोविंद वल्लभ पंत। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला, इसकी डेट भी पूछी जा सकती है, तो 30 मार्च 1958। इसमें आप बी वाले को चुनते हैं। आगे चलते हैं, और इसका जो उद्गम है ना इस नहर परियोजना में, तो नहर का उद्गम कहाँ से है? ये सतलज और ब्यास नदियों का जो संगम है वहाँ से निकलती है। हरिके बांध है वहाँ पे, तो वहाँ से निकलती है।
इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देखिए। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पिट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है, और क्यों जाना जाता है वो बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर खनिज संपदा काफ़ी अच्छी खासी है, उस मामले में ये समृद्ध है। तो ये कौन सा शहर है भारत का? राउरकेला है, जमशेदपुर है, भिलाई है कि बोकारो है? करेक्ट आंसर क्या होगा? जमशेदपुर हो जाएगा। जमशेदपुर को इस्पात शहर या फिर भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो यहाँ हमने देखा जमशेदपुर को चुन लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। कौन सा राज्य 2011 के सेंसस के हिसाब से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्यों में नहीं आता है? आता है नहीं, ये मतलब आता है, कौन सा राज्य आता है ये नहीं पूछा जा रहा है, जो नहीं आता है वो पूछा जा रहा है। तो आप बताइए, इसमें राज्यों के नाम दिए हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, और यहाँ बात हो रही है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की। देख कर बताइएगा। प्रश्न संख्या 15, इसमें से तो कोई नहीं आता है, यही 3 तो है। मध्य प्रदेश है पहले नंबर पर, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर उड़ीसा है, उसके बाद चौथे नंबर पर राजस्थान है और 5वें नंबर पर गुजरात है। आगे बढ़ते हैं, डी वाले को चुन लिया। 16वें प्रश्न को देखते हैं। कौन योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे? मतलब इसमें योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष का नाम पूछा है। अध्यक्ष कौन होता है वो आप जानते हैं, उपाध्यक्ष ही महत्वपूर्ण है। तो वीटी कृष्णमाचारी, गुलजारी लाल नंदा, धनंजय रामचंद्र गाडगिल प्लान को आप देखते हैं, या इसमें से कोई नहीं? बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। ठीक, ये बी वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू नहीं किया गया था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी योजना या कौन से नए फैसले लिए जाते हैं, ये सब जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, या फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है? बताइए, इसमें से कौन सा शुरू नहीं किया गया था? तो ये जो प्लान है, मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2007 से लेकर 2012 तक सक्रिय रहती है, 5 साल के लिए। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये सन 2007 का है। जो स्वास्थ्य बीमा योजना है वो सन 2008 की है, और कृषि विकास योजना 2007 की है। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है उसको चुन लेते हैं, क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे कि हम बाहर कर सकें। प्रश्न संख्या 18 को देखिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के हिसाब से कितने प्रतिशत से अधिक फसल नष्ट होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को मुआवजा दिया जाएगा? मतलब कितना प्रतिशत भाग जो है उससे ज़्यादा अगर नष्ट हो जाएगा तो मुआवजे के वो हकदार होंगे? आप बताइए, इसमें परसेंटेज दिया हुआ है, 39 है, 30 है, 33 है और 35। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी वाला हो जाएगा, 33%। 33% से ज़्यादा अगर फसल बर्बाद हो जाती है तो ये मुआवजा प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 को देखिए। इसमें यह कहा गया कि वर्तमान में जो भीम ऐप है वो कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? भीम ऐप को आप सभी यूज़ करते हैं, आजकल डिजिटल पेमेंट का ज़माना है, तो बताइए इसमें से कितनी भाषाओं में ये उपलब्ध होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 20 भाषाएं। और 20 भाषाएं कौन कौन सी हैं ये भी जानना आवश्यक है। तो हिंदी तो है ही है, अंग्रेजी रहेगा ही, उसके अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, गुजराती, मराठी, असमिया, बंगाली आपने पहले भी देख लिया। उसके अलावा भोजपुरी में भी ये उपलब्ध है। ये जो है ना, ये भोजपुरी में भी उपलब्ध है। हरियाणवी, मारवाड़ी, कोंकणी, मणिपुरी, खासी और मिजो, इन सब भाषाओं में ये पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 को देखिए। श्रमिकों को प्राथमिकता देते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने कितनी तारीख को, यहाँ तारीख और सन ये दोनों ही आपको बताना है, श्रमेव जयते नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मोदी जी के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, लेकिन कब शुरू किया गया था वो डेट आपको इसमें देखनी है। तो ऊपर वाला ही सही है, 16 अक्टूबर 2014 श्रमेव जयते इसको शुरू किया गया था। ठीक, ए वाले ऑप्शन को चुना। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 21 को देखें। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष इसमें से कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, या इसमें से कोई नहीं है? तो इसका सी वाला होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वैसे जो संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं उन सभी के अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए। जैसे संघ शक्ति समिति जो थी उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जो संघीय संविधान समिति थी उसके भी नेहरू जी ही थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल थे, अभी आपने देख ही लिया है। और प्रारूप समिति के अंबेडकर जी थे। इसके बाद 22वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून के तौर पे जाना जाता है? दल बदल विरोधी जो कानून है वो इस अनुसूची से मालूम होता है। तो ये कौन सी है? चौथी है, 5वीं है, 6वीं है, या फिर इसमें से कोई नहीं? डी वाला हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में ये प्रावधान दिखाई देते हैं, तो नॉन ऑफ दीज को पहले चुन लीजिए। इस अनुसूची को 1985 में संविधान में संशोधन करके और 52वां संशोधन हुआ था, उसके बाद जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो दूसरी अनुसूची में हमें परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार के बारे में जानकारी मिलती है। चौथी अनुसूची यानी जो 4th शेड्यूल है उसमें शपथ और प्रतिज्ञान है। इसके साथ 7वां जो शेड्यूल है यानी 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में प्रावधान है। 11वें शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटी का जिक्र प्राप्त होता है यानी नगर पालिका की जानकारी मिलती है। तो आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है? कोई एक सूचना गलत है, कौन सी गलत है?
तो बी वाला गलत है। दूसरी अनुसूची में ये दिया हुआ है ना चौथी अनुसूची, कि चौथी अनुसूची में ओथ और अफर्मेशन दिखाई देता है, तो शपथ की जानकारी हमें तीसरी वाली से मिलती है, चौथी वाली से नहीं, और इसीलिए ये गलत दिया है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 24 को देखिए। थुंगन कमेटी का गठन कब किया गया था? ये जो थुंगन समिति है कब गठित हुई थी, समय बताइए। 86, 88, 87, 89, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 88 हो जाएगा। अब ये भी पता होना चाहिए कि किस लिए गठित की गई थी। तो ये पीके थुंगन की अध्यक्षता में गठित होती है सलाहकार समिति के तौर पे, और राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से इसको गठित किया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए उसकी सलाह देने का काम भी इस कमेटी ने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, 88 हो जाएगा, 1988 यहाँ आपने देखा। इसके बाद 25वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1862 में नहीं हुई थी? 1862, ये हाई कोर्ट की बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा। इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, और करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए वाला हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 का है, अगर आपने ठीक से देखा होगा तो। और यहाँ बात हो रही है 1862 की। 1862 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के हाई कोर्ट की स्थापना होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थापित होता है 1866 में। तो इसका ए वाला ऑप्शन हम बाहर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। यहाँ कुछ मापक यंत्रों के नाम दिए हैं और वो किस काम आते हैं ये दे रखा है। अब इसमें से सही कोई एक ही हो सकता है या सभी हो सकते हैं, ऐसा भी विकल्प दिया है। तो बताइए, देखिए इसमें ओडोमीटर जो है वो वायुमंडलीय आर्द्रता को नापता है, यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को मीजर करने का काम करता है। और हाइड्रोमीटर का काम है घनत्व मापना, वो भी कैसा, अपेक्षिक घनत्व, यानी जो यहाँ आप देख रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी है, मतलब लिक्विड्स की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसको ये मीजर करता है। एंडोस्कोप का काम क्या है, विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाना, ऐसा इसमें दिया है। अब देखकर बताइए सही कौन सा है इसका। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला एकमात्र सही है। हाइड्रोमीटर जो दिया है ना वही परफेक्ट है, बाकी जितने हैं वो गलत है। ओडोमीटर ये वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को नापने के लिए काम आता है, और हाइड्रोमीटर को आपने देख ही लिया है। हाइग्रोमीटर का अच्छा क्या काम है, दोनों मिलते जुलते नाम है। तो हाइग्रोमीटर क्या काम करता है, ये आर्द्रता नापता है। यहाँ जो दे दिया है ना वायुमंडलीय आर्द्रता, तो इसको हाइग्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। और इलेक्ट्रोस्कोप जो विद्युत आवेश की उपस्थिति है उसका पता लगा के बताता है। एंडोस्कोप का काम तो आप जानते ही, एंडोस्कोपी करवाई जाती है जब पेट में कोई समस्या या शरीर के अंदर कोई समस्या होती है, तो शरीर के अंदर के हिस्सों को देखने के लिए ये यंत्र इस्तेमाल होता है। बी वाला इसमें सही दिया है, बाकी जितने हैं सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता कम हो जाती है, मतलब कोई भी द्रव कितना भी गाढ़ा क्यों न हो, श्यानता का मतलब क्या, उसका गाढ़ापन जो कि उसके बहने का विरोध करता है, तो श्यानता उसकी घट जाती है, मतलब वो पतला हो जाता है अपेक्षाकृत। जबकि तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की श्यानता क्या होती है, श्यानता का गुण सिर्फ द्रवों में नहीं पाया जाता, ये गैसों में भी पाया जाता है। अब बताइए कि तापमान बढ़ाने पर द्रव की श्यानता तो घटती है, लेकिन गैसों के साथ क्या होता है, वो बढ़ती है, घटती है, या फिर उतनी ही रहती है जितनी थी, इसमें आप देखकर बताएं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए होगा, बढ़ जाती है। जो गैस है ना उनकी श्यानता बढ़ जाती है। यहाँ उल्टा होता है, द्रवों में ये घटती है, लेकिन गैसों में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये भी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। सिडेराइट, सिडेराइट क्या है, एक तरह का अयस्क है। अब अयस्क है तो किसी न किसी धातु का होगा, कौन सी धातु का है आप बताइए, एल्यूमिनियम का है, कैल्शियम का है, आयरन का है कि मैग्नीज का है। तो इसका सी वाला सही होगा, ये आयरन का है। सिडेराइट जो है ना ये आयरन का ही एक अयस्क है। और एल्यूमिनियम का आप जानते हैं कोरंडम होता है, और भी कई सारे होते हैं, आयरन को आप पहले चुन लीजिए। और कैल्शियम का कैल्साइट होता है, मैग्नीशियम का कार्नेलाइट होता है। अन्य जो अयस्क है वो भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण हेमरेज रोग हो जाता है, मतलब रक्त के थक्के इकट्ठे होने लगते हैं और जो नसें हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं। तो ये कब होता है, किस विटामिन की कमी से होता है? ए की वजह से होता है, मतलब विटामिन ए कम हो जाए तो हो जाता है, डी कम हो जाए, या फिर ई या के, कौन सा होगा? देखिए करेक्ट आंसर इसका डी होगा। विटामिन के की कमी के होने के कारण ये रक्तस्रावी रोग होता है, मतलब ये जो हेमरेज है ये पाया जाता है। ठीक, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका डी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वो इसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है। कई बार कुछ विटामिन जब ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो भी उससे समस्या होती है, शरीर तब भी डिस्टर्ब होता है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सूचना होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। लुई पास्चर ने किसका आविष्कार किया था? वायरस को खोजा था, बैक्टीरिया को खोजा था, या फिर एंथ्रेक्स वैक्सीन की खोज की थी, या इसमें से कुछ नहीं खोजा था, उन्होंने ब्लड ग्रुप खोजा था। अब आप बताइए। तो ब्लड ग्रुप को खोजने वाले तो लैंड स्टीनर थे, लुई पास्चर होने वाले हैं नहीं। विषाणु को खोजने वाले इवानोवस्की थे, तंबाकू और नींबू के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। जीवाणु के खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इन्हें कहा जाता है। तो बचता इसमें क्या है, एंथ्रेक्स वैक्सीन। एंथ्रेक्स वैक्सीन के खोजकर्ता कौन थे? लुई पास्चर थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। यहाँ दिया है 45%। अब इसको आपको भिन्न के रूप में लिखना है, तो किस रूप में ये आएगा, मतलब इसे अंश और हर यानी एक परिमेय संख्या के तौर पर दर्शाना है। तो इसमें से कौन सा उत्तर प्राप्त होगा? 45% को आप कैसे लिखेंगे?
ये 9/20 आ सकता है, ठीक 9/20। इसको अगर आप भिन्न में तब्दील करेंगे तो ये 9/20 प्राप्त होगा। इसके बाद नीचे देखें कुछ करनी वाले यहाँ पे जो सवाल है वो दे रखे हैं। मतलब 4 करनी में 2 है बटे करनी में 2 + 1 है, यानी 4 + √2 अपान √2 + 1 है। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसमें परमेयीकरण करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मतलब जितना नीचे दिया है उसी के अपोजिट सिंबल से नीचे गुणा कर दीजिए, ऊपर भी गुणा कर दीजिए। तो आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, मतलब √2 - 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी कर दीजिए। तो नीचे क्या होगा, ये √2 + 1 और √2 - 1 a + b a - b, इसका फार्मूला आप एक में मिला दीजिए, a² - b²। तो √2 का स्क्वायर होगा तो ये 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही रहेगा। 2 में से 1 घटेगा तो नीचे 1 आ जाएगा। अब ऊपर क्या करना है, 4 + √2 है, उसमें आपने क्या किया, √2 - 1 से मल्टीप्लाई किया और जोड़ घटा लेंगे, मतलब गुणा करेंगे पहले और उसके बाद जब इसे जोड़े घटाएंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, 32 का ए वाला होगा, यानी 3√3 - 2 ये प्राप्त होगा अंतिम। नीचे वाला तो खत्म ही हो गया है, आपने देखा 1 आ गया तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, ए वाले को लिखा। इसके बाद आगे चलते हैं, 33 को देखिए। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो वैल्यू बताने के लिए या तो आप कोई ट्रिक यूज़ कर लीजिए और नहीं तो सीधे सीधे इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, वो भी भाग विधि से। जैसे 0.25 है, तो अगर आपको इसका भाग विधि से निकालना है तो 0.25, हालांकि आप जानते हैं इसका क्या होगा, लेकिन तरीका जो है यहाँ पेयर बना लेंगे आराम से और उसके बाद इसे डिवाइड करेंगे जैसे भाग विधि का तरीका होता है। जो प्राप्त होगा उसको लिखेंगे, फिर ऐसे ही इसको निकालेंगे, फिर ऐसे ही इसको निकालेंगे, ऐसे ही इसका भी कैलकुलेशन करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो जो आपको मान प्राप्त होगा वो कितना होगा, 33 का ये आ जाएगा 3.030, ठीक 3.030, और इसका जो करेक्ट आंसर है फिर सी वाला हो जाएगा। इसके बाद 34 को देखते हैं। पूछा गया है कि 0.225 से लेकर 0.227 के बीच में, यहाँ जो संख्या है आप देख रहे हैं, इसके बीच में कितनी दशमलव संख्याएं हो सकती हैं। तो अब ये आपको देखना पड़ेगा कितनी हो सकती हैं। वैसे इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारी हो सकती है, कोई गिनती तो है नहीं। 0.225 से लेकर 0.227 के बीच में बहुत सारी दशमलव संख्याएं हो सकती हैं, उन्हें आप गिन नहीं सकते, और जिस चीज़ को आप गिन नहीं सकते उसे आप कहते हैं अनगिनत यानी अनंत। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका डी वाला हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 35 को देखिए। 9 चीज़ें हैं और उनका हमने औसत निकाला तो हमें 87 प्राप्त हुआ। पहली 5 चीज़ों का औसत अगर अलग से निकाल लेते हैं तो हमें 79 यानी 79 प्राप्त होता है, और अगली जो 3 चीज़ें हैं उनका औसत अगर हम सेपरेटली निकाल लेते हैं तो हमें 92 प्राप्त होता है। तो 9 चीज़ों का मान कितना है ये आपको बताना है। तो जब आप इनका औसत आपस में मिलाएंगे और देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 112 आएगा, और इसका जो सी वाला ऑप्शन है उसको चुना। इसके बाद 36 को देखें, ये हिंदी का प्रश्न है। निश्चल में कौन सी संधि है जरा बताइए। तो विसर्ग संधि है, यानी यहाँ पे देखें आप, विसर्ग का ही तो लोप हो रहा है, ये निह है, ठीक, और ये जल है। जब आपस में जोड़ा दोनों को तो यहाँ विसर्ग का लोप हो गया और ये आधा श आ गया, वो भी तालव्य, तो निश्चल हो गया, ठीक। तो यहाँ विसर्ग संधि है, विसर्ग का ही लोप करके हमने इस शब्द को बनाया है। इसके बाद 37वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा अशुद्ध विपरीतार्थी समूह है, यानी अशुद्ध विलोम युग्म है। तो पक्ष का प्रतिपक्ष होता है, ऐसा यहाँ दिया हुआ है। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है, स्वर्ग का नर्क होता है, और सामिश का शाकाहारी होता है। अब बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। तो आप जानते ही हैं कि इसमें ऊपर वाले जो 3 ऑप्शन दिए हैं वो तो एकदम सही दिए हैं, उसमें कोई कमी है नहीं। बचता है चौथा, हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो वो भी ठीक ही है, खराब नहीं है, लेकिन ये पेयर नहीं है, मतलब इस तरीके से हम विलोम नहीं लिखते हैं। सामिश का हम निरामिष लिखेंगे, शाकाहारी क्यों लिखेंगे, ठीक। तो इसीलिए ये थोड़ा डिस्टर्ब है, अशुद्ध है कुल मिलाकर, और इसीलिए डी वाले को रखते हैं। सामिश का मतलब क्या, जो मांस युक्त हो, और शाकाहारी का मतलब आप जानते ही हैं, शाक का भोजन करने वाला, यानी जो वनस्पतियां हैं उन्हीं को खाकर जीवित रहने वाला। अब आप प्रश्न संख्या 38 को देखें। इसमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, और कौन सा एक शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, मतलब उसको कभी भी हम बहुवचन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो हमेशा एक वचन में ही रहता है। तो ऐसा कौन सा शब्द है, आकाश है, आंसू है, या बाल है, या फिर होश है। तो आकाश एक ऐसा शब्द है जो कि हमेशा एक वचन में ही इस्तेमाल होता है। आकाश नीला होता है, आकाश का रंग नीला होता है, कहीं भी आप देखेंगे तो इसको बहुवचन में इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ए वाले को चुना। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 39 को देखें। ये मुहावरा दिया है और उसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, मुंह से दूध टपकना। मुंह से दूध टपकना, वो मुंह से लार टपकना और ये वाला जो मुहावरा है ऐसा नहीं है। दूध टपकने की बात की जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, लालची होना, नासमझ होना, चेहरे से भोलापन झलकना, या फिर महादरिद्र होना। तो नासमझ होना, मुंह से दूध टपकना मतलब नासमझी इसको कहा जाता है। दूध मुँहे बच्चे से यहाँ तुलना की जाती है असल में, तो इसका बी वाला ऑप्शन पकड़ेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 40 को देखें। अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। गर्मी के मौसम में ठंडी बर्फ डालकर पानी पीना चाहिए, ये वाक्य दिया है। शर्मिष्ठा को अपने रूप पर घमंड है। आपको सेवानिवृत्ति के बाद शेष जीवन के लिए शुभकामनाएं।
सीता और उसका पुत्र कार्य में व्यस्त हैं। इसमें से कोई एक वाक्य गलत है। कौन सा गलत है? तो ए वाला ही गलत है। गर्मी के मौसम में ठंडी बर्फ डालकर पानी पीना चाहिए। कम से कम अपने ग्रह यानी पृथ्वी पर तो बर्फ गर्म नहीं होती है, तो ठंडा लिखने का क्या मतलब है? बर्फ की जो प्रकृति है वो ठंडी ही होती है, तो इसलिए यहाँ पर ठंडा शब्द एक्स्ट्रा डाल दिया है और ये वाक्य गलत हो गया है। वाक्य कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि गर्मी में बर्फ डालकर पानी पीना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पैराग्राफ दिया हुआ है और डायरेक्शन ये है कि 41 से लेकर 45 तक जो क्वेश्चन है वो इसी में आपको उत्तर ढूंढना है उसका। तो पहले पैराग्राफ को देख लेते हैं। कहा गया कि अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ इंडियाज 1.2 बिलियन पीपल आर अंडर द एज ऑफ 26 एंड बाई 2020 वी आर forecasted to be the youngest country in the world। सबसे युवा देश हम लोग हैं और इस युवा आबादी का हमें लाभ उठाना चाहिए। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि विथ मीडियम एज ऑफ 29 ईयर, मतलब औसत आयु जो है वो 29 वर्ष की रिकॉर्ड की गई। तो इस हिसाब से देखा गया कि हम सबसे युवा देश के तौर पे उभर आए हैं। विथ दिस ट्रिमेंडियस forecast it become imperative to ensure an environment which promote positive well-being। Unfortunately, India has the highest suicide rate in the world among the youth, standing in 35.5%। मतलब यहाँ पे जो प्रत्येक 1 लाख लोगों पे किया हुआ रिसर्च है उसमें ये देखा गया कि 35.5% मतलब 35 से लेकर 36% के बीच में जो युवा हैं वो सुसाइड कर रहे हैं और ये भारत में टेंडेंसी ज़्यादा देखने के लिए आ रही है। और ये आपने भी महसूस किया होगा, कोविड के आसपास तो ये और ज़्यादा बढ़ गया है। तो युवा देश होने के बावजूद ये समस्याएं हैं, ऐसा क्यों हो रहा है उसकी पड़ताल यहाँ की जा रही है। द रीज़न फॉर सच हाई नंबर्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू लैक ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड इमोशनल रिसोर्सेज। उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज ही नहीं है, मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे हैं उनके जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो उन्हें अंत में अपनी ज़िंदगी का साथ छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखाई देता है। बाकी चीज़ें उसी से जुड़ी हुई है। सोशल दायरा भी उनका इकोनॉमिकल तरीके से ही, मतलब इकोनॉमी के द्वारा ही निर्धारित होता है और इमोशन भी उनके उसी से कंट्रोल होते हैं। भाई आपकी जेब भरी है, आपका अकाउंट बैलेंस एकदम बढ़िया है, तो आप खुश क्यों नहीं रहेंगे? हालांकि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है, आप भी जानते हैं। तो मेन इसमें डिस्टर्बेंस पैदा करता है इकोनॉमी वाला, मतलब इकोनॉमिकल अगर आप बैलेंस कंडीशन में नहीं है तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, तनाव में रहेंगे और जो तनाव झेल नहीं पाएगा वो मरेगा। इसके बाद आप देखें कि वर्क प्लेस का जो स्ट्रेस है वो भी इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। सोशल प्रेशर है और मॉडर्नाइजेशन ऑफ अर्बन सेंटर्स, रिलेशनशिप कॉन्सर्न, ब्रेक डाउन ऑफ सपोर्ट सिस्टम, इस तरह की तमाम समस्याएं हैं जिसकी वजह से युवा जो है वो अपनी ज़िंदगी से भाग रहा है। आगे देखें, सम रिसर्चर्स हैव एट्रीब्यूटेड टू राइज द यूथ सुसाइड टू अर्बनाइजेशन एंड द ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल लार्ज फैमिली सपोर्ट सिस्टम। पहले क्या होता था, बड़े बड़े परिवार होते थे और उसमें कोई एक व्यक्ति अगर तनावग्रस्त भी है या किसी समस्या में है तो बाकी लोग उसे मैनेज कर लेते थे, समझाते बुझाते थे। जो बड़े बुजुर्ग थे वो इसी काम के लिए होते थे, अपनी ज़िंदगी के अनुभव उसको बताते थे तो वो मान जाता था कि भाई ऐसा ज़िंदगी में दौर आता है और आया है तो चला भी जाएगा, उसको भरोसा दिलाया जाता था और उसे ये मालूम होता था कि मेरे आसपास इतने सारे लोग हैं जो कि मेरे बुरे वक्त में काम आएंगे। अब आदमी एकदम अकेला हो गया है तो अकेलापन उसको खाया जा रहा है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। इसके साथ आप देखें, द क्लैश ऑफ वैल्यूज विद इन फैमिली इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर एज यंग इंडियंस बिकम मोर प्रोग्रेसिव, देयर ट्रेडिशनलिस्ट हाउस होल्ड्स बिकम लेस सपोर्टिव टू देयर चॉइस पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मैरिज एज जो है वो भी एक भूमिका निभा रही है। इसके अलावा जो पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है और सेक्स रिहेबिटेशन और टेकिंग केयर ऑफ एल्डरली, इस प्रकार से ये पूरा पैराग्राफ आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ युवाओं की समस्या पर पूरा फोकस किया गया है और ये बताया गया है सबसे शुरुआत में कि भारत के पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर पे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारे पास युवा आबादी है, हम सबसे युवा राष्ट्र हैं और एक एवरेज एज जो है वो 29 के आसपास लोगों की है। लेकिन सुसाइड की टेंडेंसी भी उतनी ही ज़्यादा है, मतलब बड़े पैमाने पर लोग आत्मघात करने के लिए विवश हो जा रहे हैं। तो उसके कारण जानने की कोशिश की गई। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ इंडियाज 1.2 बिलियन पीपल आर अंडर द एज ऑफ। तो कितनी एज है इनकी, यहाँ देखें किस आयु वर्ग के अंदर ये आते हैं। 30 के अंदर आते हैं, 26 के अंदर आते हैं, 22 के अंदर आते हैं कि 28। तो अभी आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ आप देख रहे हैं 26 के अंडर जो एज है उसमें ये आते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें कौन सा होगा, इसका बी वाला हो जाएगा। इसके बाद जो 42 है इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट आर द रिसोर्सेज, माफ कीजिए, व्हाट आर द रीजंस फॉर हाई नंबर ऑफ सुसाइड रेट एमंग द यूथ इन इंडिया। जो यूथ है वो भारत में ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, उसके जो हाई रेट दिखाई दे रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है। लैक ऑफ मॉनिटरी हेल्प बाय गवर्नमेंट, लैक ऑफ हेल्दी फूड्स, लैक ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड इमोशनल रिसोर्सेज, लैक ऑफ गुड रोड एंड ट्रांसपोर्ट। तो सब कुछ तो है, बस जो इकोनॉमिक, सोशल और आसपास का जो वातावरण है, मतलब इमोशनल रिसोर्सेज हैं, वो घटते जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद ये स्थितियाँ और बिगड़ी हैं। इकोनॉमिकली जब ये डिसबैलेंस हो रहे हैं तो इनका सोशल दायरा भी सिकुड़ जा रहा है और इमोशन भी इनके बर्बाद हो रहे हैं, तो ये सुसाइड कर रहे हैं। तो सी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद 43 को देखिए, बाई विच ईयर इंडिया विल बिकम द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये कौन सा समय है बताइए, 2017,
2030, 2019 या 2020? तो ये बीत चुका है, 2020 की ही बात है। आगे बढ़ते हैं। रीराइट द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए, तो यहाँ डायरेक्ट स्पीच में आपको इसको लिखना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ दिया हुआ है कि अक्षय सेड दैट ही वॉज प्लेइंग ड्रम्स। ये उसने कहा कि वो मतलब ड्रम बजाता है, प्लेइंग ड्रम्स। अब इसमें आप देखें कि डायरेक्ट स्पीच में इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें कौन सा होना चाहिए? सी वाला होना चाहिए, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अक्षय सेड आई एम प्लेइंग ड्रम्स। डायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है ना, तो सीधे सीधे वो बोलेगा और इसका सी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ठीक है, ये सेंटेंस दिया है, इसको डायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। ये इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, तो कौन सा होगा इसमें? A B C D आप देख लीजिए, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऊपर वाला ही दिखाई दे रहा है। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। उसने मुझसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तो ए वाले को चुना। आगे बढ़ते हैं, 46 को देखें। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे ये नंबर देकर पूछा जा रहा है, 4 संख्याओं में से 3 किसी प्रकार से एक समान है। कुल 4 विकल्प यहाँ दिए हैं, 3 जो है वो एक जैसे हैं और एक उससे अलग है, तो जो अलग है उसी को आपको बाहर करना है। तो यहाँ कुछ दिया हुआ है, आप देखिए 625 है, 256 है, 27 है और 81। बताइए इसमें से कौन सा अलग है? तो बाकी जो आप देख रहे हैं वो सभी वर्ग हैं, लेकिन एकमात्र 27 जो है वो घन है। 3 का आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो 27 प्राप्त होगा। ये 3 के लिए है, ठीक, 3 इसका घनमूल है। बाकी जो है वो वर्ग के रूप में हमें दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं, तो सी वाले को चुना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 47 को देखिए। सूरज से विवेक तक सभी व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। सूरज से लेकर विवेक तक जितने भी मनुष्य थे वो सभी एक पंक्ति में बैठे हैं, परंतु उनका क्रम इसी रूप में हो यह आवश्यक नहीं है। मतलब जैसे बैठे हैं वैसे ही जरूरी नहीं है। उनमें से 2 एक दिशा में और 2 अन्य विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। वो एक दूसरे से नाराज हैं, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में मुंह करके बैठे हैं। अतुल और विवेक किनारों पर हैं और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। सूरज अपनी बाईं ओर बगल में बैठे व्यक्ति के समान दिशा में मुंह करके बैठा है और विवेक सूरज के बाईं ओर बैठा है। बाएं से दाएं ओर उनका बैठने का क्रम क्या है? अब इसमें आप देखकर बताइए। तो 47 का जो करेक्ट आंसर है वो इसका सी वाला हो जाएगा। अतुल, सूरज, सौरभ और विवेक, ये वाला जो क्रम है ये सही है। बाएं से दाएं हमें बैठाना है, तो बाएं से दाएं जो बैठने का क्रम है उसमें अतुल, उसके बाद सूरज, फिर सौरभ, फिर विवेक। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया है, बताइए कि कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है। तो कोई यहाँ देखें, कोई भी कौवा पक्षी नहीं है। ये बेतुके होते ही हैं, लेकिन इनको मानना पड़ता है। तो कोई भी कौवा पक्षी नहीं है और सभी पक्षी जंतु हैं। अब बताइए कि इसमें निष्कर्ष कौन सा सही है, कि कुछ जंतु कौवे हैं या कुछ जंतु पक्षी हैं, या ये हम कह सकते हैं कि कोई जंतु कौवा नहीं है, यानी नो एनिमल्स आर क्रोज। अब बताइए इसमें से कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। तो देखिए, निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 1 या 3 में से कोई एक ही निकलेगा। इसमें जो डी वाला ऑप्शन है ना, आइदर ऑफ कंक्लूजन 2 एंड कंक्लूजन 1 और 3 फॉलो, तो कोई एक ही हम एक साथ लेकर चल सकते हैं। मतलब तीनों को हम एक साथ लेकर नहीं चल सकते, हम मानेंगे तो किसी एक को मान सकते हैं। इसीलिए इसका जो डी वाला ऑप्शन है उसको चुना। इसके बाद 49 को देखते हैं। लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15वां है और विकास जो है वो दाएं से 7वां है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल लेते हैं तो विकास दाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। यहाँ क्या हुआ, दोनों ने आपस में अपने स्थान बदल लिए। तो अब क्या हुआ है कि नई स्थिति में विकास दाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। अब आपको ये बताना है कि इस कतार में कुल कितने लड़के बैठे हुए। पहले क्या था कि अनिल बाएं से 15वां था और विकास दाएं से 7वां था। जब स्थान बदल लिया तो विकास दाएं से 15वें स्थान पे आ गया। तो इसके आधार पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 29 आएगा, यानी 29 लड़के इसमें पूरी कतार में मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 50 को देखिए। तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में जो शब्द दिए हुए हैं इनको आपको व्यवस्थित करना है। तो डॉक्टर दिया है, स्वास्थ्य लाभ दिया है, अस्पताल, घर, बीमारी, दवा की दुकान। अब बताइए कि इसमें से कौन सा किस क्रम में रहेगा। तो करेक्ट इसका ऑर्डर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, सी वाले के हिसाब से ही इसको करेंगे। सबसे पहले बीमारी होगी, ठीक, सबसे पहले क्या होगा, बीमारी होगी, और बीमारी होगी तो हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल जाएंगे तो उसके बाद वहाँ डॉक्टर पहले आपको देखेगा, पहले ही दवा तो लेंगे नहीं। और डॉक्टर जब देखेगा तो उसके बाद फिर आप, डॉक्टर दवा बताएगा तो आप मेडिकल स्टोर पे आएंगे, दवा लेंगे, और दवा ले ली तो दवा को आप खाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हेल्थ बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। और जब हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी तो आपको वहाँ से रिलीज़ कर दिया जाएगा, मतलब वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तो आप घर आ जाएंगे। ऐसे पूरा क्रम है। ठीक, पहले बीमारी हुई, उसके बाद आप अस्पताल गए, डॉक्टर से मिले, दवा लिखी, दवा ली, आप अच्छे हो गए, फिर घर लौट आए। तो सी वाले ऑप्शन को चुना है, ये तो आराम से कर सकते थे आप। इसके बाद 51 को देखिए। इसमें कहा गया कि भारत में 15 से 18 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए कोविड-19 टीकाकरण को कब शुरू किया गया था। जो कोवैक्सीन का डोज उन्हें दिया जा रहा था वो कब से स्टार्ट हुआ है। ये करंट अफेयर यहाँ से शुरू हो गया है। तो बताइए, ये 3 जनवरी 2022 की ही तो तारीख है, अभी हाल फिलहाल की बात है, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं। तो यहाँ हमने ए वाले को चुना। इसके बाद 52 को देखिए।
जनवरी 2022 में किस राज्य के शिक्षा मंत्री जीतू बघानी जो थे, उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी, जिसे कि सिप कहा जाता है, उसका फेज 2 लॉन्च किया है। 2.0 का मतलब इसका पहला फेज चल चुका है, ये दूसरा है। बताइए वो राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात राज्य है। ठीक, गुजरात राज्य के ये शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है जीतू बघानी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 53 को देखिएगा। बिहार राज्य सरकार के हिसाब से अब किस दिन को राज्य में शहीद दिवस के तौर पे मनाया जाएगा? वो दिन कौन सा होगा? 29 जनवरी का होगा, 5 फरवरी होगा, 15 फरवरी होगा या 2 मार्च होगा? तो ये तारीख राज्य में 15 फरवरी की होगी। यहाँ जो सी वाला विकल्प है उसको चुनते हैं। इसके बाद 54 को देखिए। फरवरी 2022 में महान अहोम जनरल लचित बोरफुकन, इनकी 400वीं जयंती मनाई गई थी और मनाने के लिए गुवाहाटी में 1 साल तक उत्सव चला और उसका उद्घाटन किया गया। मतलब 1 साल चलने वाले उत्सव का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किसने किया था ये आपको बताना है। इसमें बहुत सारी सूचनाएं तो प्रश्न में ही है, उनको आप ध्यान दीजिएगा। ये अहोम जनरल है, इनका नाम है लचित बोरफुकन और इनकी ये 400वीं जयंती थी। गुवाहाटी में इसे मनाया गया है। तो इसमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, तो इसमें रामनाथ कोविंद जी का नाम आता है। इसके बाद 55 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन आर्बर डे फाउंडेशन, ये फाउंडेशन कैसा है? गैर लाभकारी संगठन है और गैर सरकारी है। इसके द्वारा हाल ही में 2 शहरों को ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। अब ये 2 शहर कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो मुंबई और हैदराबाद है, लखनऊ और इंदौर है। इसमें से कौन सा होगा? मुंबई और हैदराबाद ही होगा। यही 2 शहर हैं जिन्हें की ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 वाली मान्यता दी गई है। इसका ए वाला ऑप्शन चुना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 को देखिए। मई 2022 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंटरनेट सुरक्षा पेशेवरों की बहुत ज़्यादा कमी को दूर करने के लिए भारत सहित कितने देशों में साइबर सुरक्षा कौशल विकास अभियान को शुरू किया गया है? इंटरनेट का इस्तेमाल लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं और ये हाथों हाथों पहुंच भी रहा है। मतलब सब तक इसकी पहुंच हो जाएगी ऐसा सामने दिख ही रहा है। लेकिन सुरक्षा के मापदंड काफ़ी ढीले हैं और विशेष रूप से भारत जैसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश में, मतलब अगर कोई साइबर हमला होता है तो लोग आसान शिकार बन जाएंगे। तो उसकी कमी को दूर करने के लिए ये कौशल विकास अभियान है और ये कितने देशों में शुरू किया गया है? भारत भी उसमें शामिल है, लेकिन देशों की संख्या कितनी? तो कुल मिलाकर 23 देश हैं, भारत भी उसमें हिस्सा है उसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। जून 2022 में किस राज्य सरकार ने विभिन्न खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? ये कौन सा राज्य है जरा देखकर बताइएगा। तो ये राजस्थान है। ठीक, ये उत्तर प्रदेश नहीं है बल्कि राजस्थान है। बी वाले को चुना। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 58 को देखिए। किस देश ने नूरी नाम का अपना स्वदेश निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? और ये लॉन्चिंग हुई थी जून 2022 में। रॉकेट का नाम है नूरी। अब ये देश कौन सा है आप बताइए। तो इसमें से 3 देश ऐसे हैं जो कि ये वाला नाम तो बिल्कुल नहीं रखेंगे। वो रखेंगे तो कुछ इंग्लिश या जापानीज नाम रखेंगे या चाइनीज लैंग्वेज होगी। ये दक्षिण कोरिया है जिसने कि नूरी नाम का अपना स्वदेश उपग्रह, मतलब स्वदेशी जो उपग्रह है उसको लॉन्च किया है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 59 में कहा गया कि यूपी स्टार्टअप रैंकिंग जो है उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे सफल स्टार्टअप वाला शहर बन गया है? ये कानपुर है, लखनऊ है, गाजियाबाद है कि वाराणसी है? तो ये गाजियाबाद है। ठीक, इसका जो सी वाला ऑप्शन है उसको चुना और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 को देखिए। किस मंत्रालय की वेबसाइट को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ये संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट है या फिर गृह मंत्रालय की है, रक्षा मंत्रालय की है या रेल मंत्रालय की है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, बात हो रही है ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी की। तो इसके लिए कौन सी वेबसाइट होगी? ये गृह मंत्रालय की वेबसाइट है, होम मिनिस्ट्री की, और इसका जो बी वाला ऑप्शन है उसको चुनते हैं, मतलब बी वाले को चुना। इसके बाद 61 को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। मैकमोहन रेखा ये चीन और भारत के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। डूरंट रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इंटरनेशनल बॉर्डर। और रेड क्लिफ जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अब बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, मात्र वही पहला वाला ही सही है, बाकी तो गलत दिया हुआ है। जैसे डूरंट जो है आप जानते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर, और रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन वाला परफेक्ट दिया है और इसीलिए ए वाले को चुना। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 62 को देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश की तुलना में कम और किसी भी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तुलना में ज़्यादा है? ये कौन सा राज्य है आप बताइए। इसकी जो संख्या है ना, मतलब लोकसभा सीटों की संख्या, वो यूपी से कम है लेकिन बाकियों से ज़्यादा है। तो ये राज्य इसमें महाराष्ट्र हो जाएगा। वैसे उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में कितनी है? 42 है, बिहार राज्य में 40 है। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है उसी को चुनेंगे। नज़दीकी दिए हुए हैं तो थोड़ा सावधानी से विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद 63वें प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि गलत विकल्प का चयन करिएगा। तो कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, जैसे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये 12 अक्टूबर 2005 से ही लागू हुआ है, इसकी डेट दी हुई है।
1954 में हिंदू विवाह अधिनियम को लागू किया गया था और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू हुआ था 1956 में। सती प्रथा निरोध अधिनियम आया था 1987 में। तो अब आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 63वें को आप देख रहे हैं, इसका बी वाला गलत है। 1954 में जो हिंदू विवाह अधिनियम दिया हुआ है वो यहाँ गलत दिया हुआ है, ये 1955 का है, ठीक। और सती निरोध अधिनियम ये 1987 का है। तो इस तरीके से आप डेट देख रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम ये 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ है, तो इसको अलग से भी पूछा जा सकता है। फिलहाल इसमें गलत हमें चुनना था तो हमने बी वाले को चुना है। इसके बाद 64वें को देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर यूएसए में स्थित है। कौन सा है ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन? ये यूएनईपी है या फिर WWF है, मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी है, या फिर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम है। इसमें से कौन सा होगा जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है यानी यूएसए में? तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। बाकी जैसे आप पर्यावरण कार्यक्रम वाला देख रहे हैं तो वो नैरोबी में है हेडक्वार्टर उसका, केन्या में। और WWF का ग्लैंड में है, मतलब स्विट्जरलैंड में। और जो मानव बस्ती कार्यक्रम है, मतलब ये ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है, ये भी नैरोबी में ही इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा? सी वाला हो जाएगा, यानी यूएनडीपी इसमें एकमात्र ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए, यहाँ पर गैस और उसका इफेक्ट दिया हुआ है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं ये क्या करते हैं? पृथ्वी के ताप में वृद्धि करते हैं, ऐसा दिया हुआ है, मतलब वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सांस और फेफड़ों की समस्या पैदा कर सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड से अम्लीय वर्षा होती है, ऐसा दिया हुआ है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये ताप वृद्धि करती है और सांस से संबंधित रोग हो जाते हैं, मतलब श्वसन तंत्र खराब होता है, ऐसा दिया है। अब बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो हर गैस का अपना दुष्प्रभाव है और इसमें से एकमात्र जो सल्फर डाइऑक्साइड वाला है वही सही दिया है। सल्फर और नाइट्रोजन के यौगिक ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो ये इसमें से सही दिया है। बाकी जो है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं सबसे अच्छी वाली ग्रीन हाउस गैस है, मतलब सबसे ज़्यादा ताप में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये सांस और फेफड़ों के लिए समस्या पैदा करती है, दम घोंट देती है, आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने लगता है और रक्त संचार अवरुद्ध हो जाता है, मृत्यु हो जाती है तत्काल। सल्फर डाइऑक्साइड को आप देख ही रहे हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में तो बढ़ोतरी करती ही है, उसके अलावा सांस के रोग भी इससे हो जाते हैं। अब अगले वाले को देखते हैं। 66वें प्रश्न में कहा गया कि आंध्र प्रदेश में जो केलामेरू पक्षी अभ्यारण्य है वो कौन से जीव के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि ये पक्षी अभ्यारण्य है लेकिन यहाँ पर कोई जीव भी पाया जाता है जो कि काफ़ी फेमस है। तो ये रिवर डॉल्फिन है, यानी नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन, या जंगली हिरण है, या दोनों है, या इसमें से कोई नहीं है। इसका डी हो जाएगा। चूंकि ये पक्षी अभ्यारण्य है, यहाँ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। चूंकि ये पक्षी अभ्यारण्य है तो ये प्रसिद्ध किसके लिए होगा? पक्षियों के लिए ही होगा, जानवरों के लिए नहीं होगा। हो सकता है कि जानवर यहाँ पाए जाएं लेकिन इसकी प्रसिद्धि पक्षियों से होगी। तो यहाँ पर पेलिकन और जितने भी सी बर्ड्स होते हैं यानी समुद्री पक्षी होते हैं उनके लिए इसे जाना जाता है। विशेष रूप से पेलिकन के लिए, जिसकी कि मुंह की थैली काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, उसमें वो अपनी मछलियों का शिकार करके इकट्ठा करता है, बाद में उसे आराम से खाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 67 को देखिए। वन्य जीव संरक्षण और अन्य पर्यावरण संरक्षण कानून से संबंधित यहाँ जो अधिनियम और उनकी तारीख दे रखी है उनको आप देखिए और बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन ये 1882 का है। बंगाल राइनासोरस प्रिजर्वेशन एक्ट ये 1931 का है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में। और वन अधिकार अधिनियम है यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2007 यानी 2007 का। तो इसमें से सही कौन सा है? एकमात्र जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 वाला वही सही दिया है, बाकी जितने हैं सभी की तारीखें डिस्टर्ब है। तो सी वाले को पहले चुन लीजिए, ये सही है। देखिए वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन जो है वो 1887 का है, 82 का नहीं है। और ये जो बंगाल राइनासोरस वाला प्रिजर्वेशन एक्ट है ये 1931 नहीं बल्कि 1932 का है। जबकि वन अधिकार अधिनियम है 2006 नहीं बल्कि 2007 नहीं बल्कि 2006। इसके बाद 68वें प्रश्न को देखते हैं। द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज ये किताब का नाम है, ठीक है। द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज ये किताब है, कौन से लेखक के द्वारा इसको लिखा गया है वो आपको बताना है। तो यहाँ स्वामीनाथन है, विक्रम सेठ है, अनीता देसाई है, झुम्पा लाहिड़ी का भी नाम है, आप बताइए। तो ये झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा ही लिखी गई है, इसमें आप ध्यान से देखें तो डी वाला ऑप्शन सही है। इसके अलावा अनीता देसाई की जो पुस्तकें हैं उसमें फास्टिंग फीस्टिंग ये बुक का नाम है, इसको आप देख सकते हैं। स्वामीनाथन के द्वारा लिखी गई है टूवर्ड्स अ हंगर फ्री वर्ल्ड। तो इस तरह की किताबें हैं, इसका डी वाला ऑप्शन सही है। 69 को देखते हैं। ये 69वें प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है। तो कोयम्बटूर दिया है, कानपुर दिया है, लखनऊ है और चेन्नई है, आप बताइए। तो ये कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर मतलब क्या? तमिलनाडु में स्थित है। बाकी जो गन्ना अनुसंधान संस्थान यहाँ
यहाँ थोड़ी सी बोलने में मिस्टेक हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। देखिए, गन्ना प्रजनन संस्थान जो है ना, ये कोयम्बटूर में है, यानी तमिलनाडु में है, मतलब ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है। और गन्ना अनुसंधान संस्थान ये अपने ही प्रदेश में है, यानी अपने प्रदेश की राजधानी अर्थात लखनऊ में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, ठीक है। और शर्करा अनुसंधान संस्थान यानी जो शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी अपने ही प्रदेश में है, कानपुर में। तो ये 3 चीज़ें हैं, तीनों को आपको पता होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात हो रही थी, तो सी वाले को चुना। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 70 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्क पेंटिंग इज रिलेटेड टू स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? कौन सी है ये बताइए? लोक चित्रकारी की बात है, तो ये कलमकारी है, मधुबनी है, मंजूसा है, कि इसमें से कोई नहीं? कौन सा होगा? तो इसका डी ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें से कोई नहीं होगा। देखिए, पट्टचित्र जो है, कलमकारी, इसमें एक तो पट्टचित्र कला होती है जो कि ओडिशा की है, मधुबनी वाली मधुबन क्षेत्र बिहार की है, कलमकारी आपकी आंध्र प्रदेश की है, और मंजूसा ये पेटियां होती हैं, दफ्ती की या लकड़ी की पेटियां होती हैं, उस पर कलाकारी की जाती है, तो ये बिहार राज्य की ही है। तो इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि उत्तर प्रदेश का हो, इसीलिए डी वाले को चुना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 71 को देखें। यहाँ एक गद्यांश दिया है और 71 से लेकर 75वें नंबर का जो प्रश्न है वहां तक इसी से उत्तर ढूंढना है आपको। तो इसमें कहा गया है कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। मनुष्य क्या है? वो दानव और देव के बीच की कड़ी है, मतलब उसमें आसुरी गुण भी पाए जाते हैं और देवताओं के भी गुण पाए जाते हैं। अब ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको प्रबल करता है, यानी अपने अंदर की बुराई को बढ़ाने की कोशिश करता है या अच्छाई को बढ़ाता है। जिसको बढ़ाएगा उस दिशा में जाएगा। तो ये धर्म क्या है? मनुष्य को कर्तव्य का बोध कराता है। धर्म का मतलब वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं तात्पर्य है। धर्म का मतलब ऐसा कर्तव्य जो कि धारण करने योग्य हो, मतलब जो हमारे लिए सही में उचित कर्तव्य है, जो हमें करना चाहिए। तो धर्म का काम क्या है? मनुष्य के अंदर के देवत्व को जागृत करना। धर्म ना तो पुस्तकों में है ना धार्मिक सिद्धांतों में है। वो ईसा मसीह ने ऐसा कहा, मोहम्मद साहब ने ऐसा कहा, या शंकराचार्य ऐसा कह के गए, या गौतम बुद्ध ने ऐसा कहा, ये वाला धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है कर्तव्य, ठीक है, और वह केवल अनुभूति में निवास करता है। धर्म अंधविश्वास नहीं है। पंथ अंधविश्वास हो सकता है, संभव है, लेकिन धर्म कभी भी अंधविश्वास नहीं हो सकता। धर्म अलौकिकता में नहीं है, वह जीवन के अत्यंत स्वाभाविक तत्वों में, जो अन्य स्वाभाविक तत्व हैं उनमें संबंध रखता है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनंत जीवन की कामना है और ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की चाह है। पूर्णता, ज्ञान और आनंद ये निचले स्तर पर नहीं बल्कि उच्च स्तर पर प्राप्त होते हैं, और जीवन में वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपने सही कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। जहां ऊंचा स्तर आता है वहीं धर्म भी आरंभ होता है, छिछले स्तरों पर नहीं आरंभ होता है। इसका मतलब है कि अधिकतर लोग धर्म तक पहुंच ही नहीं पाते। जीवन का स्तर जहां हीन है, इंद्रियों का आनंद वहीं पर प्रखर होता है। मतलब अगर जीवन का स्तर निम्न है तो वहां आप इंद्रिय लोलुप हैं, यानी अपनी इंद्रियों की वासना को तृप्त करने में लगे हुए हैं, एक सामान्य या निकृष्ट जीवन जी रहे हैं। और जहां आपने इंद्रियों की चाहत से मुक्ति पा ली, उस पर विजय प्राप्त कर ली, तो आप धर्म की ओर बढ़ चलेंगे और वही सही रास्ता है, वो ऊंचाई है। तो अब इसमें यह कहा गया, देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न में कहा गया कि धर्म मनुष्य में किस चीज का विकास करता है? तो निश्चित तौर पे देवत्व का। धर्म कहाँ निवास करता है? किस में निवास करता है? समाज में, राष्ट्र में, अनुभूति में, किस में निवास करता है? इसमें देखकर बताइए। तो धर्म एक अनुभूति है, अनुभव करने की चीज है, पकड़ने या देखने की चीज नहीं है। अगले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 72 के बाद ये 73 यहाँ पे है। इंद्रियों का आरंभ, माफ कीजिए, इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है? कहाँ पर प्रखर होता है? जहाँ जीवन का उच्च स्तर हो, स्वर्ग में प्रखर होता है या नर्क में होता है, या जहाँ अच्छाई होती है? बताइए। तो इंद्रियों का आनंद कहाँ पे आता है? इंद्रियों की वासना आपको कब आनंद देती है? जब आप जीवन का निम्न स्तर जी रहे होते हैं, यानी ऊंचे लेवल पर आप नहीं होते हैं। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है ना, वो एकदम परफेक्ट है। इसके बाद 74वें नंबर के प्रश्न को देखें। उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए आपकी जिंदगी को किन तत्वों की आवश्यकता होती है? पैसा चाहिए होता है, तो पैसा तो भाई रिक्वायरमेंट है ही है, उसके बिना तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये हम भी जानते हैं। तो पैसा, सुख और प्रेम ये चाहिए होता है। प्रेम, सद्भाव की भावना चाहिए होती है। पूर्णता, ज्ञान और आनंद की प्राप्ति चाहिए होती है, या इसमें से कुछ नहीं चाहिए? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला होगा, पूर्णता चाहिए होती है। पैसे का भी उद्देश्य क्या है? पूर्णता की ओर बढ़ना, हालांकि वो पूर्णता की ओर नहीं बल्कि बुराई और वासना की ओर ज्यादा ले जाता है। तो पूर्णता, ज्ञान और आनंद की प्राप्ति ही जीवन का ऊंचा स्तर है, और वहीं से धर्म की शुरुआत होती है। अंतिम प्रश्न को, जो कि इस गद्यांश से जुड़ा हुआ अंतिम प्रश्न है, उसको देखते हैं। शीर्षक पूछा जा रहा है, तो जरा शीर्षक बताइएगा कौन सा होगा इसमें से? आपसी सद्भाव का स्वरूप होगा, कर्म का स्वरूप होगा, सुख का स्वरूप होगा, कि धर्म का स्वरूप होगा? बहुत आसान विकल्प है, बहुत आराम से आप पकड़ सकते हैं। धर्म की वास्तविकता क्या है, यही तो बताया जा रहा है। तो धर्म का स्वरूप यानी डी वाले विकल्प को चुना। अब 76वें प्रश्न में चलिए और देखिए कि इसमें फिर से गद्यांश दिया हुआ है, जो कि 80 तक आपके साथ चलेगा। प्रश्न संख्या 80 तक ये लगातार चलेगा। पहले गद्यांश को देखते हैं। देखिए, गद्य अवतरण को ध्यान से पढ़ना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए, हड़बड़ाकर उसमें से उत्तर नहीं ढूंढना चाहिए, नहीं तो कभी कभी गलत भी हो जाता है। हालांकि इतना गहरा गद्यांश नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी तो हम भविष्य को भविष्य के लिए स्थगित नहीं कर सकते, ऐसा इसमें कहा गया है। वह सदैव वर्तमान के द्वारा ही बनाया जाता है। वस्तुतः वर्तमान का कर्म ही भविष्य के रूप में सर्जित होता है।
इस समय आप जो काम कर रहे हैं वही आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। भविष्य का फल वर्तमान की जड़ों को सींचने से ही लगता है। भविष्य रूपी जो फल है ये समय का वृक्ष है और इसमें भविष्य के फल तभी लगेंगे जब आप वर्तमान में जड़ों को सींच रहे होंगे, यानी अपना कर्म कर रहे होंगे। जीवन का एक बड़ा सच यह भी है कि हमारे हाथ में जो कुछ है वो वर्तमान है। अतीत वो है जो हमारे हाथ से निकल चुका है और भविष्य वो है जो कि अभी तक हाथ में आया नहीं है। इसलिए आने वाले कल के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं वो वर्तमान में कर्म कर सकते हैं। भविष्य और वर्तमान के रिश्ते को लेकर एक बात और है कि भविष्य वर्तमान द्वारा बनाया ही नहीं जाता है बल्कि खरीदा भी जाता है और इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत का मतलब वो नोटों की गड्डियाँ तो बहुत उथली कीमत है, मतलब एकदम तुच्छ कीमत है। अपने समय और अपने परिश्रम, अपने बलिदान और त्याग की जो कीमत है वो चुकानी पड़ती है। और वर्तमान में सहज सुविधा भोगी, यहाँ आप देख रहे हैं, वर्तमान में सहज सुविधा भोगी होकर हम भविष्य निर्मित नहीं कर सकते हैं। अगर आप कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं, फ्यूचर में अपने आप को बहुत ऊंचे स्थान पर देखना चाहते हैं, तो आप सुविधा साधन में लिप्त होकर वो काम नहीं कर सकते। इसके लिए प्रत्येक पल को, वर्तमान का जो प्रत्येक पल है उसको कठोर संघर्ष में झोंका जाता है और जब वो कच्चा सोना भट्ठी में लगातार झोंका जाता है तो उसमें से शुद्ध खरा सोना बाहर आता है जो कि चमकीला होता है और वही आपका फ्यूचर है। वर्तमान में गहरे पानी में बैठकर भविष्य का मोती प्राप्त किया जाता है। अतः जो लोग वर्तमान को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, वो भविष्य भी गंवा देते हैं। वे भविष्य को खरीद नहीं पाते। और यहाँ ये चीज़ है कि जो कष्ट झेलते हैं, वर्तमान में कीमत चुकाते हैं, वो भविष्य को खरीद लेते हैं। दरअसल भविष्य न किसी की भेंट है न कृपा है, वह मनुष्य के वर्तमान में किए जाने वाले पुरुषार्थ का अधिकार है और अधिकार दान में नहीं प्राप्त होते। ऐसा कि कोई आपको दान में दे देगा, ऐसा नहीं है। आप कर्म करेंगे उसकी कीमत आपको मिलेगी। अपने प्रयत्नों से ही अर्जित किया जाता है। हाँ, एक चीज़ है कि दो बातें जो है वो निश्चित लगभग होती हैं, उनको निश्चित आप मान सकते हैं, जन्म और मृत्यु, जो कि अपने हाथ में नहीं होता। ठीक, जब ईश्वर निर्धारित है तभी होगा, लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पुरुषार्थ से सृजित होती हैं। जैसा कर्म आप करेंगे वैसा आपका भविष्य बनेगा। तो अब ये पैराग्राफ आपने देखा, प्रश्न पूछा गया है कि भविष्य क्या है, तो किसी के द्वारा दी हुई भेंट है? नहीं। और किसी के द्वारा की हुई कृपा है? बिल्कुल नहीं। ये जो सी वाला विकल्प है इसको ध्यान से देखिए, व्यक्ति के द्वारा वर्तमान में किए जाने वाले पुरुषार्थ का ये भविष्य का अधिकार है। तो भविष्य क्या है? ये पुरुषार्थ की कीमत है जो कि आपको आगे मिलेगी। तो सी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। इसके बाद 77वें प्रश्न को देखिए, जो लोग वर्तमान को बचाने की कोशिश करते हैं वो भविष्य भी गंवा देते हैं। न तो उनका वर्तमान बचता है न भविष्य बच पाता है, तो भविष्य को खो देते हैं। सी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया। इसके बाद 78वें को देखते हैं। और ज़्यादातर दुनिया में जो मनुष्य है ना, वो वर्तमान को ही बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें आगे की चीज़ें दिख नहीं रही होती हैं। आदमी ये नहीं जानता है कि आगे क्या होगा, चाहे लाख अच्छी चीज़ उसके लिए सामने रखी हो जिससे कि वो प्राप्त कर सकता है, उसके सामर्थ्य में वो चीज़ है, लेकिन वो जानता नहीं है, वो सब कुछ अंधेरे में होता है। तो उसे ये लगता है कि अगर इस समय मैंने अपनी रक्षा नहीं की, अपने कंफर्ट जोन को मजबूत नहीं किया, तो सब गड़बड़ हो जाएगा और वो उसी में उलझा रह जाता है और उस अच्छी चीज़ को पा नहीं पाता। ठीक है, इसके बाद 78वें प्रश्न को देखिए, शीर्षक क्या हो सकता है? तो भविष्य को भविष्य के द्वारा खरीदा जा सकता है, ऐसा शीर्षक हो सकता है। भविष्य को भविष्य में किए अथक प्रयासों के द्वारा बनाया जा सकता है। नहीं, भविष्य में प्रयास करेंगे तो उसका फल जो है वो अगले भविष्य में मिलेगा, यानी वो वाला जो भविष्य है वो वर्तमान बन जाएगा। तो ये चीज़ नहीं हो सकती। भविष्य वर्तमान के द्वारा खरीदा जाता है। पुरुषार्थ और भविष्य अलग अलग निर्माण होता है उनका, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो सी वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा सही है। ठीक, सी वाले ऑप्शन में कहा गया है ना कि भविष्य वर्तमान के द्वारा खरीदा जा सकता है और वही सही है। वर्तमान में आप जैसे कर्म करेंगे, जैसी कीमत चुकाएंगे, वैसा आपको सामान मिलेगा। इसके बाद 79वें प्रश्न को देखिए, जीवन का एक बड़ा सच क्या है? बताइए। भविष्य वर्तमान द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, ये तो सबसे बड़ा झूठ है। सुविधा भोगी होकर भविष्य को बनाया जा सकता है? नहीं, सुविधा में अगर आप फंसे तो गए। और हमारे हाथ में जो कुछ है वर्तमान वही है, हमारे हाथ में जो कुछ है वही भविष्य है। तो हमारे हाथ में जो कुछ है वो भविष्य है कि वर्तमान है? ये सी और डी वाले में से देखकर बताइए। जो आपके हाथ में है वही वर्तमान है, जो समय अभी आप जी रहे हैं ना वो वर्तमान है। तो सी वाले ऑप्शन को चुना, इसका जो सी वाला विकल्प है उसको चुना। इसके बाद प्रश्न संख्या 80 को देखिए, अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में गद्यांश में क्या कहा गया है? तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट है। अतीत वो है जो चला गया, वर्तमान चल रहा है और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा कहा गया है। अतीत तो चला गया है, भविष्य आया भी नहीं है, इसलिए हम आने वाले कल के लिए कुछ अच्छा जो कर सकते हैं वो वर्तमान में ही कर सकते हैं। अतीत तो चला गया, अतः अतीत में की गई गलतियों पर ध्यान देना चाहिए ताकि आगे उसकी पुनरावृत्ति न हो। अतीत के बारे में सोचकर वर्तमान से संबंधित जो त्रुटियां हैं उनको मिटाकर भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ अतीत की तो चर्चा कुछ खास हुई ही नहीं है। हालांकि ये सत्य है कि अतीत में जो गलतियां आपने की हैं उसको आप सीख लेकर वर्तमान में न दोहराएं ताकि भविष्य में अच्छे परिणाम मिले, बात सही है। लेकिन इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है, एकदम जो एग्जैक्ट निष्कर्ष है वो क्या निकलेगा कि अतीत वो है जो चला गया, भविष्य अभी नहीं आया है, वर्तमान आपके हाथ में है और जो कुछ आप आने वाले कल के लिए बेहतर कर सकते हैं वो अभी ही कर सकते हैं। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो इस गद्यांश के हिसाब से अधिक सही है।
हालांकि बाकी जो है वो भी गलत नहीं है, लेकिन गद्यांश में एग्जैक्टली यही कहने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद 81वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। ये ग्राफ वाला है और इसमें 7 वर्षों के दौरान कंपनी ए और बी द्वारा की हुई बिक्री जो है, बिक्री मतलब बेचा गया जो सामान है, उसको दर्शाया गया है। तो यहाँ 2000 मतलब सन 2000 से लेकर सन 2006 7 वर्षों का पूरा समय है, उसको दर्शाया गया है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर यहाँ नंबर दिए हुए हैं। अब देखिए कि इसमें कंपनी ए और बी, इसमें नीले रंग से कंपनी ए को दर्शाया गया है और जो लाल रंग है यानी रेड कलर है उससे कंपनी बी को दर्शाया गया है। तो पूछा यह गया है कि वर्ष 2000 में यानी सन 2000 में ए द्वारा की गई बिक्री वर्ष 2005 में बी द्वारा की गई बिक्री का कितने प्रतिशत है। तो पहले तो कितनी है वो देख लीजिए। ए द्वारा की गई जो बिक्री है ये सन 2000 की बात हो रही है, यानी इसमें ए वाला यानी नीले वाले को देखते हैं तो वो कितनी है, यहाँ आप देख रहे हैं 20। और 2005 में बी द्वारा कितनी की गई है, तो 2005 में आप चले जाइए, यहाँ पर बी के द्वारा कितनी की गई, ये 50 है। तो इस हिसाब से आप जब प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आएगा, 81 वाला जो प्रश्न है 40% आएगा, यहाँ 40% हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 82 को देखिए। वर्ष 2005 में ए तथा बी का अंतर, मतलब कंपनी ए और कंपनी बी का अंतर वर्ष 2000 और 2001 में कंपनी ए और बी के कुल अंतर से कितना कम है, कितना नंबर कम है ये बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 30 हो जाएगा। इसका जो सी वाला ऑप्शन है उसको चुना, ठीक। इसके बाद प्रश्न संख्या 83 को देखिए। 7 वर्षों में ए की बिक्री का औसत कितना है, दशमलव के 2 स्थान तक आपको कैलकुलेट करना है। जो 7 वर्ष है टोटल, उसमें ए के द्वारा जितनी भी बिक्री की गई है उसको आप जोड़ेंगे। इसमें नीले रंग से, जो नीले रंग का ये कर्व है ना, ये कंपनी ए के द्वारा की हुई बिक्री को दर्शा रहा है। तो जितनी इसमें बिक्री की गई है सबको पकड़ कर क्या करना है, जोड़ना है। उसके बाद उसका एवरेज निकालना है और उसी के आधार पर ये प्रश्न पूछा गया है कि दशमलव के 2 अंक तक उसका कैलकुलेशन करके आपको बताना है कितना आएगा, कितने प्रतिशत आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, 37.14, वहीं तक कैलकुलेट करना था। तो 37.14 यानी जो ए वाला ऑप्शन है वही सही। इसके बाद 84वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया कि दिए गए वर्षों में से कौन सा साल ऐसा है जिसमें कि ए और बी का अंतर न्यूनतम रहा है और उसका संख्यात्मक मान कितना है ये भी आपको बताना है। तो न्यूनतम अंतर किस साल में रहा है बताइए। 84 सी वाला होगा। 2006 में इनके बीच का अंतर 0 हो गया था और यही सबसे कम है इसमें, ठीक। तो सी वाले को इसमें चुन लिया। इसके बाद 85वें प्रश्न को देखिए। वर्ष 2001 2000, यहाँ आप देखें वर्ष 2000 2001 और 2002 3 साल दिए हुए हैं। ए द्वारा की गई कुल बिक्री और वर्ष 2004 2005 और 2006 में कंपनी बी द्वारा की गई कुल बिक्री, दोनों का अनुपात कितना होगा। तो इसमें आप ग्राफ देखकर पहले सन 2000 में ए द्वारा की गई बिक्री और 2001 में ए द्वारा की गई बिक्री, 2002 में ए द्वारा की गई बिक्री, इन सबको लिखेंगे और उसको आपस में जोड़ देंगे। वैसे ही 2004 2005 और 2006 में कंपनी बी द्वारा की गई बिक्री को एक साथ लिखकर उसको जोड़ देंगे और दोनों का आपस में डिवाइड करके अनुपात निकाल लेंगे। तो अनुपात कितना आएगा, अनुपात इसमें से देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, 2-3 का अनुपात आएगा दोनों में और इसका जो राइट आंसर है वो बी रहेगा। इसके बाद अगला ग्राफ देखिए। इसमें जो ग्राफ है वो वर्ष 2017 और 2018 में 5 अलग अलग दुकानें जिन्हें कि ABCDE कहा गया है, उनके द्वारा कालीन की बिक्री को दर्शाता है 1000 की संख्या में, ठीक। तो इसमें नीचे जो है वो दुकानों का जिक्र किया है, यानी एक्स एक्सिस पर दुकानें हैं और वाई एक्सिस पर उनकी बिक्री है जो कि 1000 में मतलब इन 1000 दर्शाई गई है। अब इसमें जो 2017 का वर्ष है उसको नीले रंग से दर्शाया गया है और 2018 का जो वर्ष है उसको नारंगी रंग से यानी ऑरेंज कलर से दर्शाया गया है। तो आप बताइए कि इसमें प्रश्न जो पूछा गया है कि 2018 और 2017 में सभी दुकानों की औसत बिक्री का योग कितना है। 2018 और 2017 की बात हो रही है, तो यहाँ आप देखें 2018 और 2017 का कितना हो जाएगा औसत बिक्री का योग, इस ग्राफ के हिसाब से सिर्फ देख कर इसमें बताना है। ये ग्राफ है आपका और नीचे विकल्प दिए। 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 160 हो जाएगा, यानी बी वाले को चुन लेना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। कहा गया कि किस दुकान की वर्ष 2017 की बिक्री दुकान सी के वर्ष 2018 की बिक्री के बराबर है। मतलब वो कौन से नंबर की, कौन से अल्फाबेट वाली दुकान है जिसकी कि 2017 की बिक्री ये दुकान सी के वर्ष 2018 की बिक्री के बराबर है। ये कौन सी दुकान है इसमें जरा आप देखिए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा। डी वाली दुकान है जिसका कि यहाँ पे इस तरह का बराबर रेशियो आ रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, इसका सी वाला हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88, इसमें कहा गया कि दुकान सी, डी और ई वर्ष 2018 में इनका अगर बिक्री का औसत निकालें तो कितना आएगा। बिक्री का औसत अगर निकालें तो वो 65, 60, 75 और 70 में से कितना आएगा, 75 आएगा। जोड़कर आप निकाल लीजिएगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी वाला होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 को देखिए। 2017-18 में दुकान सी की बिक्री का अंतर वर्ष 2018 में दुकान ए और सी के कुल अंतर से कितना कम है। ए और सी के कुल अंतर से कितना कम है ये आपको बताना है। तो 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें 5 हो जाएगा।
यहाँ दोनों का अंतर आपको निकालना पड़ेगा। पहले दुकान सी की जो बिक्री है उसका अंतर निकालना होगा और 2018 में दुकान ए और सी के बीच का जो कुल अंतर है वो निकालना होगा, और तब जब तुलना करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये 5 कम है। ठीक, तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है उसको चुना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए। 2017 में ए की बिक्री तथा 2018 में डी की बिक्री का अनुपात कितना है। 2017 में जो ए की बिक्री है, कंपनी ए के द्वारा की गई बिक्री है, उसको आप लिखेंगे ग्राफ में देखकर, वहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसको देखकर लिखेंगे। और 2018 में जो डी की बिक्री है उसको लिखेंगे, और दोनों का जब अनुपात निकालेंगे, ग्राफ को एक बार फिर से देख लीजिए, तो अनुपात कितना आएगा, ये 17 और 14 का अनुपात आएगा। इसे आप देख रहे हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो ये आपने किया। अब देखिए इसका अनुपात कितना आया, 17 और 14 का अनुपात आएगा। तो यहाँ हमने किया और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी वाला हो जाएगा। अब यहाँ डायरेक्शन दिया हुआ है, 91 से 95 तक का टेबल बनी हुई है, और इसमें कुछ स्टूडेंट्स का नाम दिया है और अलग अलग विषयों में उनके द्वारा जो नंबर पाए गए हैं यानी प्राप्तांक पाए गए हैं वो दे रखे हैं, जैसे कि अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है और इतिहास और भूगोल का भी दिया हुआ है। मतलब एक पूरी मार्कशीट है जिसमें कि जीवा, जस्टिन, हेतल, कुबेर और आलिया के नाम दिए हुए हैं, मतलब ये छात्र हैं। तो आप बताइए कि इसमें से जीवा के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है। वैसे जीवा का मतलब क्या होता है, जीवा जो है वो परिधि के दो बिंदुओं को आपस में स्पर्श कराने वाली रेखा होती है जो कि वृत्त में खींची जाती है। पूरे वृत्त में कहीं भी खींची जा सकती है, और सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास को कहा जाता है, डायामीटर को। फिलहाल यहाँ हम लोग गणित ही पढ़ रहे हैं, तो सांख्यिकी के तौर पे पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखकर बताइए कि जो अंकों का औसत है वो कितना आएगा। जीवा के द्वारा जितने भी नंबर पाए गए हैं उनको जोड़ डालिए। यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला 76, 82, 69 और 70, 86 सबको जोड़ जाड़ कर इसका औसत निकाल लीजिए। कुल 6 सब्जेक्ट है तो 6 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, कितना प्राप्त होगा। सिंपल है, इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा, 76.6, ए वाला सही है। इसके बाद 92 को देखिए। आलिया के अंग्रेजी के प्राप्तांक किस छात्र के किस विषय के प्राप्तांकों के समान है। तो इसमें आप सभी के प्राप्तांकों को पहले देख लीजिए। आलिया का जो अंग्रेजी में प्राप्तांक है वो कितना है, इसको जरा सा जूम कर लेते हैं। अब देखिए आलिया नाम की जो लड़की है उसका अंग्रेजी में प्राप्तांक कितना है, यहाँ आप देख रहे हैं 90 है। और किसका 90 है और कहाँ पे है, तो 90 प्राप्त हुआ है जस्टिन को, और वो प्राप्त हुआ है ज्योग्राफी में। ठीक, तो ये जस्टिन के ज्योग्राफी के नंबरों के समान है, और इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ जो जस्टिन और भूगोल वाला विकल्प दिया है उसी को चुनेंगे। इसके बाद 93 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में कहा गया है कि छात्रों द्वारा गणित में जो प्राप्तांक हैं, मतलब सभी छात्रों के, उनका औसत मान कितना होगा। तो गणित में जितने भी नंबर सभी को मिले हैं, जैसे कि जीवा को प्राप्त हुए हैं गणित में 82, जस्टिन को प्राप्त हुए हैं 85, हेतल को 78, कुबेर को 64 और आलिया को 60। सबसे कमजोर यही है, लेकिन सभी के नंबर फर्स्ट डिवीजन के हैं और कुछ के डिक्टेंशन वाले हैं, तो सभी का निकालना है आपको औसत। और इसका जो करेक्ट आंसर है फिर क्या आएगा, देखकर बताइए। तो 93 का करेक्ट आंसर इसमें यहाँ देखें 73.8 आएगा। अगर आप एक दशमलव के एक अंक तक निकालते हैं 73.8। ठीक, तो बी वाले को चुना। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है कि कुबेर के द्वारा अंग्रेजी और गणित में जो कुल अंक पाए गए हैं और जीवा के द्वारा इतिहास और भूगोल में जो कुल अंक पाए गए हैं उनका अनुपात आपको बताना है। यानी आपको करना ये है कि कुबेर के अंग्रेजी के नंबर और गणित के नंबरों को जोड़ देना है, जीवा के द्वारा जो इतिहास और भूगोल में नंबर पाए गए हैं उनको जोड़ना है, और फिर दोनों का आपस में डिवाइड करके अनुपात निकालना है। तो अनुपात कितना प्राप्त होगा, यहाँ आप देखकर बताइए। ये 34 और 39 का अनुपात होगा। ठीक है, तो 34 और 39 का जो अनुपात है वो इसमें से कौन सा है, सी वाला है। इसके बाद यहाँ सी वाले को चुना। 95 को देखिए। पूछा गया है कि किस छात्र ने कम से कम 2 विषयों में उच्चतम अंक प्राप्त किए। ऐसा कौन सा मेधावी छात्र है, ये आलिया है, जस्टिन है, जीवा है कि हेतल है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जस्टिन के द्वारा ये कम से कम 2 विषयों में हाईएस्ट नंबर, मतलब बाकियों की तुलना में सबसे उच्च नंबर प्राप्त किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। इसके बाद यहाँ आप देखिए 96 से लेकर 100, इस टेबल के आधार पर हम लोगों को प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये जो तालिका है इसमें 2003, 2004, 2005 और 2006 में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की बिक्री के आंकड़े दर्शाए गए। मतलब भौतिक विज्ञान की किताबों का पूरा आंकड़ा दिया हुआ है कि 2003 में कितनी बिकी थी, और रसायन विज्ञान का दिखाया हुआ है वैसे ही। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि भौतिक विज्ञान की 300 किताबें 2003 में बिकी थी और 2006 में 515 बिकी हैं। रसायन विज्ञान की कुछ ज़्यादा ही बिक गई। तो अब आपको ये देखकर बताना है। पहला प्रश्न कहा गया कि वर्ष 2004 में दोनों प्रकार की पुस्तकों की कुल बिक्री और वर्ष 2006 में दोनों प्रकार की पुस्तकों की कुल बिक्री, इसका अंतर कितना है। तो कुल बिक्री आप निकाल सकते हैं। 2004 में दोनों की बिक्री कितनी है, ये आप दोनों को जोड़ दीजिए, कुल प्राप्त हो जाएगा बीच में प्लस लगाकर। वैसे ही 2006 वाला जो है उसको जोड़ दीजिए, और उसके बाद देखिए कि दोनों में अंतर कितना है, दोनों को घटा दीजिए। तो घटाने पर कितना आएगा, करेक्ट आंसर 240 आएगा। इसका जो बी वाला ऑप्शन है उसको चुन लिया। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 97 को देखिए। 2003 में, वर्ष 2003 में रसायन विज्ञान की जो बिक्री है, मतलब पुस्तकों की बिक्री है, वो उसी साल यानी 2003 में ही भौतिक विज्ञान की बिक्री से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ज़्यादा तो है, लेकिन कितने % ज़्यादा है वो आपको बताना है। तो पहले ये देखिए कि दोनों की बिक्री कितनी हुई है।
ये बात हो रही है सन 2003 की। तो 2003 में 300 किताबें भौतिक विज्ञान की बिकी हैं, 450 किताबें रसायन विज्ञान की बिकी हैं। तो ये कितना प्रतिशत अधिक है, सिर्फ यही आपको कैलकुलेट करके बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें 50% हो जाएगा। ठीक है, 50% ये ज़्यादा बिकी है। इसके बाद 98वें नंबर के प्रश्न में कहा गया कि दिए गए वर्षों में भौतिक विज्ञान की कुल बिक्री का औसत कितना है। तो भौतिक विज्ञान की जितनी पुस्तकें बिकी हैं, जैसे कि यहाँ देखें आप 300, 425, 475 और 515, सबको जोड़कर 4 से भाग दे दीजिए, आपको उत्तर इधर का मिल जाएगा। और यहाँ वही पूछा गया था। ठीक, तो दशमलव के 2 ही अंक तक आपको कैलकुलेट करना है, कितना प्राप्त होगा, ये 428.75 प्राप्त होगा। ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी है, सिर्फ जोड़कर भाग देना है। इसके बाद 99वें नंबर के प्रश्न में क्या पूछा गया कि इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स ऑन फिजिक्स सोल्ड। सबसे ज़्यादा किस वर्ष बेची गई हैं फिजिक्स की किताबें, किस साल सबसे ज़्यादा बेची गई हैं। तो जरा इसमें देख लीजिए किस साल ज़्यादा बेची गई। इसमें से 2006 वो वर्ष है जिसमें कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों की ही किताबें सबसे ज़्यादा बेची गई हैं। तो 2006 होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ हम देखते हैं सी वाला ऑप्शन। 100 को देखिए, दी गई पुस्तकों में किस वर्ष तथा किस वर्ष, यहाँ आप देखें किस वर्ष तथा किस पुस्तक की बिक्री न्यूनतम हुई। तो 2003 में रसायन विज्ञान की, 2004 में भौतिक विज्ञान की। इसमें 2003 का जो है ना, ये न्यूनतम बिक्री को दर्शा रहा है। भौतिक विज्ञान की जो किताबें हैं वो सबसे कम बिकी थी इसी साल। केमिस्ट्री की भी कम बिकी है, लेकिन तुलनात्मक रूप से भौतिक विज्ञान की ज़्यादा कम बिकी है, यानी सबसे कम बिक्री उसी की हुई है। और वो 2003 का समय था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसका सी वाला हो जाएगा। और यहाँ पर ये मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। ऐसे कई सारे टेस्ट आपको मिलेंगे, लगातार अभ्यास करते रहिए। और इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।